हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती। सब लोग भाई लाइव जुड़ जाओ, ठीक है। तो देखो, पीछे हमने कुछ बातें की थी और कुछ क्वेश्चन भी किया वैद्युत विभव पे और वैद्युत क्षेत्र पर, ठीक है ना। इसके पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, किस पर कर रहे थे? वैद्युत विभव वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन किए भी, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। बाकी प्रैक्टिस सेट में मैंने अपलोड करवा दिया, पीडीएफ के रूप में हमने अपलोड करवा दिया। आप वहाँ से उसको देखिए और उसको सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करते रहें और आगे भी हम चल के जैसे जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसका कुछ क्वेश्चन टेस्ट के नाम पे हम उसको अपलोड करवा देंगे, आप उसको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। बस समझ में आ रहा है भाई? तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? सभी को गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। आज हम पढ़ेंगे आवेश का संतुलन, ठीक है भाई। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश का संतुलन। आवेश का संतुलन क्या होता है? तो देखो, हम क्या निकालेंगे, d2u/dx निकाले। आप सिंपली बोले du/dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे? du/dx निकालेंगे और आवेश का संतुलन यहीं पे देखेंगे। अगर दो प्रकार के आवेश संतुलन हम लोग यहाँ पर, तीन प्रकार के बेसिकली पढ़ेंगे। एक अस्थाई आवेश संतुलन, क्या पढ़ेंगे भाई? अस्थाई आवेश, अस्थाई आवेश संतुलन। और एक पहला हो जाएगा। दूसरा पढ़ेंगे अस्थाई आवेश संतुलन। एक पढ़ेंगे तीसरा उदासीन, उदासीन आवेश संतुलन, ठीक है भाई। ये तीन प्रकार के संतुलन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सर मैथ का क्लास कब से स्टार्ट होगा? बेटा जस्ट होली के बाद मैथ का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। होली के बाद मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान देना। तो आवेश संतुलन पढ़ना, जैसे कहता है ना कि कुछ कोई वस्तु यहाँ पर मतलब किसी आवेश को यहाँ पर रख दिया जाए तो आवेश का संतुलन क्या होगा, मतलब कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा, विभव जीरो होगा, आवेश संतुलन पूछा जाता है। तो हम सिंपली du/dx से निकालेंगे। तो देखो, यह अस्थाई के लिए क्या होगा? मिनिमम होगा। अस्थाई के लिए क्या होगा? मिनिमम। अस्थाई के लिए क्या होगा? मैक्सिमम होगा। du/dx की मान बता रहा। और उदासीन के लिए, किसके लिए भैया? उदासीन के लिए क्या हो जाएगा? जीरो आता है। उदासीन के लिए क्या होता है? जीरो आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टेटमेंट भी है, मैं स्टेटमेंट भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आवेश संतुलन की बात करते हैं। सर आवेश संतुलन होता क्या है? चलो आ जाओ, तो बात करते हैं सर आवेश संतुलन होता क्या है, ठीक है। आवेश संतुलन होता क्या है, तो बात करते हैं। ठीक है, चलो। संतोष गिरी गुड मॉर्निंग। आदित्य बिल्कुल सही। मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं परिभाषा में। तो कहते हैं यदि किसी भी आवेश पर, क्या बोलेंगे? यदि किसी भी आवेश पर, ठीक है ना, परिणामी बल शून्य है तो वह संतुलन में कहलाता है। परिणामी बल शून्य है तो वह क्या कहलाता है? संतुलन में कहलाता है। जैसे समझो, जैसे मैं यहाँ पे पीछे की बात कर दूं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, एक हमारे पास कोई पिंड है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कोई पिंड है या कोई चार्ज है, इस पर आवेश चार्ज, ये हमने परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। यह आवेश हमने परीक्षण आवेश है, जिसको हमने बोला कि Q0 परीक्षण आवेश रखा है। अगर इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स क्या लग रहा है? इधर लग रहा है। दोनों का जो परिमाण है आपस में क्या हो? बराबर हो जाए। दोनों विपरीत हैं, दोनों का परिमाण आपस में बराबर हो जाए। मतलब कहते हैं सर, ये जो इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, तो बोल दे सर F1 बराबर F2 होगा, तो इस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब सर, ये F1 - F2 कितना हो जाएगा? जीरो ना होगा। दोनों बराबर फोर्स वाला लगाएंगे तो यहाँ से कितना होगा? जीरो मिलेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं? ठीक है भाई, चलो। तो क्या कहते हैं, यदि किसी आवेश पर परिणामी बल शून्य है तो वह संतुलन में कहलाता है। संतुलन की स्थिति का मतलब है वह बैलेंस है, ना तो इधर जाएगा ना तो उधर जाएगा। संतुलन का मतलब यही है कि उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा
कहने का मतलब वो संतुलन की स्थिति में बच्चा है। किसकी स्थिति में है? संतुलन की स्थिति में है। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? तो कुछ करना ही नहीं, जब भी पूछेगा, जब भी क्वेश्चन में पूछेगा संतुलन की स्थिति में, सीधे सीधे क्या करो, नेट फोर्स बराबर 0 लिखो। बात समझ में आ रहा है ना? जब भी संतुलन पूछेगा हमसे तो बोलेगा नेट फोर्स 0 होगा, परिणामी बल उसका क्या हो जाएगा? 0। तो कुल बलों को जोड़ते जोड़ते जाओ, परिणामी बल 0 रख देना, सॉल्व कर लेना जो पूछेगा। बात समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है भाई? तो बोलेंगे यदि निकाय का प्रत्येक आवेश संतुलन में है, यदि निकाय का प्रत्येक आवेश संतुलन में है तो संपूर्ण निकाय संतुलन में होगा। तो पूरा का पूरा निकाय ही क्या होगा? संतुलन में होगा। बात समझ में आ रहा है सबको? चलो अब देखो संतुलन के प्रकार मैंने बताया सर, संतुलन 3 प्रकार के होंगे। संतुलन कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, अस्थाई, अस्थाई और उदासीन संतुलन। संतुलन कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, अस्थाई, अस्थाई और उदासीन। तो अस्थाई संतुलन की बात करते हैं। कहते हैं एक आवेश या एक आवेशित कण, एक आवेशित कण का संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा, का संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर यदि वह अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाता है, मतलब कोई जैसे आवेश यहां पर है, मैंने थोड़ा सा विस्थापित कर दिया यहां, तो करा फिर यदि वह अपनी वापस स्थिति में आ जाता है, फिर उसी वापस स्थिति में आ जाता है, तो वह अस्थाई संतुलन में कहलाता है। ठीक है ना? तो वह किसमें कहलाता है? अस्थाई संतुलन में कहलाता है। मतलब अपनी स्थिति पर पुनः वापस आ जाएगा, थोड़ा सा विस्थापित किए फिर वहां से वापस आ जाएगा, तो किस संतुलन में कहलाता है बच्चा मेरे? अस्थाई संतुलन में कहलाता है। कहते हैं यदि U स्थितिज ऊर्जा फलन है, U क्या है? स्थितिज ऊर्जा का फंक्शन है, फलन है, तो अस्थाई संतुलन की स्थिति में d2U बाई dx2 क्या होगा? धनात्मक है, अर्थात du मतलब U न्यूनतम होगा। देखो कहने का मतलब है कि भैया यह d2U अपान dx2 निकालोगे और यह क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कुछ वैल्यू मिलेगी, प्लस में धनात्मक वैल्यू मिलेगी। यह किसके लिए है? ये किसके लिए हो जाएगा? तो हम बोलेंगे अस्थाई संतुलन के लिए, अस्थाई संतुलन के लिए। ठीक है? अस्थाई संतुलन के लिए क्या मिलेगा? d2U मतलब एनर्जी का हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे। जो एनर्जी है U है उसका 2 बार अवकलन करेंगे। कितनी बार अवकलन करेंगे? 2 बार अवकलन करेंगे और पॉजिटिव मिलेगा, 2 बार अवकलन और पॉजिटिव मिलेगा, तो वहां पे अस्थाई संतुलन की स्थिति में इसको फंक्शन के रूप में हम दिखाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन के साथ सीखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन के साथ सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है भाई मेरे? चलो बात करते हैं अस्थाई संतुलन की। किसकी बात करेंगे भाई? अस्थाई संतुलन की बात करेंगे कि सर अस्थाई संतुलन क्या होता है। बात समझ में? तो वही बात है, किसी आवेश को अपनी स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर दोगे और पुनः उस स्थिति में वापस नहीं आ पाएगा। जैसे समझो ये यहां पर है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दिया फोर्स लगाकर, फिर वापस ये नहीं आ पर, वापस यहाँ पे वापस नहीं आएगा, यहां चला गया तो यहीं चला जाएगा। तो ऐसे को कहते हैं अस्थाई संतुलन। क्या कहते हैं? अस्थाई संतुलन। जरा ध्यान देना, करे यदि संतुलन की स्थिति से विस्थापित करने पर, यदि संतुलन की स्थिति से विस्थापित करने पर आवेश अपनी पूर्व स्थिति पर कभी वापस नहीं आता, अपने पहले वाली स्थिति पे कभी वापस नहीं आता, तो वह अस्थाई संतुलन कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? अस्थाई संतुलन कहलाता है। ठीक है मेरे भाई? जरा ध्यान देना, अस्थाई संतुलन में d2U अपान dx2 0 अर्थात U नियत होगा। U क्या होगा? नियत होगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया। ठीक है भैया? उसके लिए यहाँ पे देखो ये नहीं रहेगा, ये गड़बड़ है। यहाँ ई रहेगा d2U अपान dx2 बराबर ऋणात्मक। बना लेना भैया, इसको सही कर लेना। d2U अपान dx2 बराबर ऋणात्मक, इसका मतलब है
u क्या होगा, अधिकतम होगा। इसका मतलब क्या है, u क्या होगा, अधिकतम होगा। u क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है भैया मेरे। अब देखो एक टॉपिक यहीं पे है, मैं इसको अलग से बता देता हूं। मैं तीसरा टॉपिक अलग से बताता हूं, उदासीन संतुलन। क्या बता दूं, उदासीन संतुलन। बेटा देख, उदासीन संतुलन के लिए du अपान dx2 इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब u बराबर क्या होगा यहाँ पे 0, तो u बोल देता है, u बोल क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा यार, न्यूनतम। यहाँ पर u भी क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है ना, वहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इधर उधर से चिपका दिए होंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा उदासीन संतुलन के लिए सीधे याद रखना d2u अपान dx2 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो बात करते हैं सर, डिफिनेशन क्या होगा इसका, डिफिनेशन क्या होगा, है ना, डिफिनेशन क्या होगा। तो कहते हैं यदि हम किसी कण को उसकी अपनी स्थिति से, मतलब यदि किसी आवेश को उसकी स्थिति से विस्थापित करें, है ना, यदि किसी आवेश को उसकी स्थिति से विस्थापित करें, तो वह न तो आगे जाए और न ही अपनी पूर्व स्थिति में आए, तो इसे उदासीन संतुलन कहते हैं, ठीक है बेटा, सिंपली सा कहने, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो कहने का बेटा मतलब है कि भाई चार्ज अपने स्थान से हिलेगा ही नहीं, चार्ज अपने स्थान से इधर उधर जाएगा ही नहीं, मतलब चार्ज का कोई भी विस्थापन होगा ही नहीं। जब चार्ज का कोई भी विस्थापन नहीं होगा तो क्या बोलो, उदासीनन है। भाई देखो, जैसे कोई हमको धक्का दे रहा है, हम हिल ही नहीं, हम कांस्टेंट है, चलो नहीं हिल रहे, तो भाई हम क्या है, कांस्टेंट हो गए, उदासीन हो गए। दुनिया कुछ भी बोले, हम कुछ सुन ही नहीं रहे, ऐसे खड़े हैं, तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उदासीन संतुलन की स्थिति में बोलते हैं। इसके लिए क्या होता है बेटा, d2u अपान dx2 क्या होता है, ये 0 होता है। इसके लिए क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सबको क्लियर है। ठीक है, अब देखो, हम जब कण दोलन करते हैं, भाई कण गति, आवेश, कण क्या होगा, गति करता है। देखो अब यहां से क्वेश्चन फंसेगा, अब यहीं से क्वेश्चन फंसना शुरू होता है, क्योंकि अभी तक यह सब चीजें तो पढ़े थे इंटर में, लेकिन अब थोड़ा सा देखो लेवल बढ़ जाएगा, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा और इधर ही से क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, प्रैक्टिस सेट में डाउट आ रहा है, क्लियर कैसे होगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस सेट में मैंने क्वेश्चन दिया है, मैं एक दिन उस क्वेश्चन को करा दूंगा। प्रैक्टिस सेट का सारा क्वेश्चन मैं सोल्यूशन करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। बोल दो बेटा, क्लियर है ना। प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करा दूंगा। प्रिया कुमारी, मैं प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दूंगा, डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो भैया, देखो यहां से अब क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है समझो। कहते हैं एक आवेशित वस्तु के लिए दोलनों का दोलनकाल, मतलब आवर्तकाल पूछा जाएगा, आवेश दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा आवर्तकाल, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग ना हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। तो बात
समझो करा एक आवेशित वस्तु के लिए दोलनों का दोलन काल, मतलब कोई आवेशित कण ऐसे गति कर रहा है तो उसके लिए आवर्तकाल बताना है। तो यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल का बनता है, हम इजी वे में इसको पढ़ लेंगे, इजी वे में पढ़ लेंगे। आवर्तकाल बराबर क्या होता है सर जी, कक्षा 11 में पढ़े थे, टी बराबर 2π/λ। क्या पढ़े थे सर जी, टी बराबर 2π/λ, पढ़े थे कि नहीं? और यू जानते हैं या आवर्तकाल बराबर टी बराबर 2π/λ। और देखो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn, 2πn होता है, n क्या होती है आवृत्ति होती है ना। और टी बराबर क्या होता है ओमेगा अपान 2π, यो तो जानते हैं, टी बराबर ओमेगा अपान 2π, यो कुल जानते हैं, ये सब क्लास 11th में हम पढ़े हैं। इसी सब का यूज कर लिया जाएगा, इसी सब का यूज करना है हमको, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन के साथ हम लोग बात करेंगे कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है ना। आ जाओ थोड़ा। तो कहते हैं आवेशित सरल लोलक, आवेशित पहले सरल लोलक क्या होता है भैया, एक तो दीवार रहेगी, एक रस्सी लटका रहेगा, एक पेंडुलम लगा देंगे, पेंडुलम को हिंदी में अंग्रेजी में बॉब कहते हैं, एक बॉब लगा दिया जाएगा। और इसको देखो जैसे ये बॉब है, जैसे ये है ना, ऐसे लगा दिया और इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा ना, लगातार घूमता रहता है, यही को कहते हैं सरल लोलक। इसी क्या कहते हैं, जैसे घड़ियों में देखे हो ना, घड़ी में ऐसे लगा रहता है ना, ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं सरल लोलक है। और वही क्या है आवेशित हो गया, उसी को चार्ज कर दिया गया, प्लस या माइनस आवेश दे दिया गया, आवेशित हो गया। तब उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि आवर्तकाल कितना होगा, दोलन काल कितना होगा। जब आवर्तकाल पता हो जाएगा तो आवृत्ति भी पता हो जाएगी, ध्यान देना। तो कहते हैं यदि एक सरल लोलक जिसकी लंबाई l, जिसकी लंबाई स्मॉल l एवं बॉब, बॉब मतलब समझ रहे हो, बॉब का मतलब समझ रहे हो, यह इसको बॉब कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं बॉब, पेंडुलम, इसी को क्या कहते हैं पेंडुलम, बॉब कहते हैं, ठीक है ना। इसी का मतलब क्या होगा पेंडुलम, पेंडुलन का द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान कितना है m है। अपनी माध्यमान, मध्यमान मतलब बीच वाली, अपनी मध्यमान स्थिति मतलब बीच वाले से, मध्यमान मतलब ओ पर है, स्थिति के दोनों ओर दोलन करता है, मतलब इधर भी दोलन करता है उधर भी दोलन करता है। तब t बराबर 2π में l/g, ये क्लास 11 में पढ़े थे, t बराबर 2π में l/g पढ़े थे। ये इसका आवर्तकाल होता है, ठीक है ना भैया। देखा आवर्तकाल जैसे क्या है, एक धागा है, ये हमारे पास कोई बॉब है और अपने ये ओ पर है ना, ये ऐसे क्या होता है मिड पॉइंट होता है, इसका क्या होता है मिड पॉइंट होता है। और इसके इधर भी यह गति करता है और इसके इधर भी यह गति करता है। और इस धागे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है l है, इस धागे की लंबाई कितनी है l है, ठीक है। और जैसे देखो इसका द्रव्यमान m है तो इसका भार कितना हो जाएगा mg हो जाएगा, भार कितना हो जाएगा mg हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है वही याद रखना। इसके लिए आवर्तकाल क्या हो जाएगा t बराबर 2π में l/g, ठीक है, चलो याद रखना, ठीक है। क्लास 11 में पढ़े थे, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं, कहते स्थिति 1, इसमें कई सारे स्टेप्स है। जब इधर जाएगा, अब चार्ज कर दिए हैं, जब इसको आवेशित कर दिया अब क्या चीजें होंगी थोड़ा देखते हैं। दिया गया है, कहते हैं माना +q आवेश गोलक को दिया गया है, कह रहा है क्या माना +q आवेश गोलक को दिया गया है एवं एक विद्युत क्षेत्र E चित्रानुसार क्षैतिज दिशा में आरोपित है, क्षैतिज दिशा में आरोपित किया गया है, क्षैतिज दिशा में आरोपित किया गया है। आवेशित गोलक की संतुलन स्थिति O से परिवर्तित होकर, क्या बोलेंगे आवेशित गोलक की संतुलन स्थिति O से या O है ना, इसके संतुलन की स्थिति क्या O है,
इससे क्या होकर भैया, इससे परिवर्तित होकर ओ डैश पे पहुंच जाती है। ओ डैश यहाँ पर है, देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? ओ से ओ डैश, समझो। कहने का मतलब है बेटा, पहले यह गोलक यहाँ था, यह कुछ समय के बाद यह यहाँ पर पहुंच गया। पहले यह ओ पर था, अब ओ डैश पर पहुंच जाती है। तब इस कंडीशन में कुछ चीजें बताएंगे। ओ डैश पे पहुंच जाती है, गोलक को इसकी संतुलन की स्थिति ओ डैश से विस्थापित करने पर यह प्रभावी त्वरण, क्या बोलेंगे भैया, यह प्रभावी त्वरण जी डैश के अंतर्गत दोलन करेगा। प्रभावी त्वरण जी डैश के अंतर्गत दोलन करेगा। कहने का मतलब समझो भैया, जब अपनी स्थिति बदलोगे तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान भी तो बदलता है। हम पढ़े थे, जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं जी में परिवर्तन, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, नीचे की तरफ चलते हैं जी में परिवर्तन, तो भाई कुछ परिवर्तन होगा। मैंने मान लिया जी डैश है, तो पहले इसका भार कितना था, mg था, अब बाद में क्या हो जाएगा, mg डैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, mg डैश, तो नीचे की तरफ लगेगा और जिससे वह गति करेगा वह उसका फोर्स के काम आएगा, वह mg डैश हो जाएगा। समझ, पहले इसके नीचे की तरफ कितना लगेगा, mg लगेगा, लेकिन यह लगातार दोलन कर रहा है, यह लगातार दोलन भी तो कर रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा इसका mg डैश हो जाएगा, और यही बराबर किसके हो जाएगा, f के बराबर, यही फोर्स के बराबर हो जाएगा। और एक वैद्युत क्षेत्र है इसी पे काम कर रहा है जो QE है, वैद्युत क्षेत्र कितना है, QE है, और इसी का कंपोनेंट कर लेंगे, इसी का कर लेंगे, घटक कर लेंगे, ठीक ना। आ जाओ, तो mg डैश बराबर क्या हो जाएगा, mg डैश बराबर क्या हो जाएगा, बताओ जरा ध्यान देना भैया। एक चीज पीछे वहां बता देते हैं, जरा एक चीज बताना मुझे, आप ही लोग बताओगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। क्या कर रहे हो भैया, सर हिंदी में पूछता है, बिल्कुल पेपर हिंदी में ही रहेगा, बिल्कुल पेपर हिंदी में ही रहेगा, टेंशन ना लो, हिंदी ही पेपर है। अब बताओ भैया, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, हमने कह दिया सर इधर F1 फोर्स लग रहा है, इधर कितना फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, तो इनका परिणामी यही ना होता है, F नेट यही होगा, और यह F नेट कितना होता है सर, यह F नेट हम लोग कहते हैं अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, F1 F2 कॉस थीटा। और भैया जब इनके बीच में कोण 90 डिग्री का है तो कॉस 90 अंश का मनवा कितना हो जाता है, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। तो फाइनली हम वॉइस फंस रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वॉइस तो ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है, मैं एक बार फिर से सही कर लेता हूँ। तो ठीक है भैया, चलो कोई दिक्कत होगा तो बताना, फिर से मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, वॉइस फंस रही, मैंने सही किया, अगर सही होगा हो गया होगा तो बताना, ठीक है ना। हो सकता है नेट में भी प्रॉब्लम हो आपके, तो आप एक बार उसे, ठीक है भैया। तो यहाँ से क्या हो जाए, एफ नेट इज इक्वल टू, अब देखो यह वाला फैक्टर हो जाएगा 0, क्योंकि कास 90 वाला होने वाला, तो यह F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, तो यह एफ नेट मिलेगा। मतलब जब दो फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, ठीक है, यह हो जाएगा। जरा ध्यान रखना, इधर क्या लग रहा है, इस पर जैसे मैं इसी को ऐसे बना दूं, तो जैसे यहां पे देखो लग क्या रहा, इधर लग रहा है QE और नीचे की तरफ लग रहा है mg, और इनका परिणामी लग रहा है, परिणामी क्या हो जा रहा है mg डैश, यह परिणामी क्या मिला mg डैश, तो mg डैश कितना होगा, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट में, इन दोनों का स्क्वायर कहां ले लेंगे, रूट में, देखना तो देखो mg डैश बराबर कितना आ जाएगा, mg का स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर, तो d डैश कितना होगा, भाग दे दो यार, दोनों में भाग दे दो। चलो देखो, तो बोलेंगे सर
यहां से क्या बोलेंगे सर, mg डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में mg का होल स्क्वायर प्लस qe का होल स्क्वायर। बेटा g डैश निकाल लो, यहां से क्या करो, g डैश निकाल लो, तो g डैश बराबर बोल देंगे सर mg का होल स्क्वायर प्लस qe का होल स्क्वायर अंडर रूट में, अब बटे m कर देंगे, m को भेज दो अंदर, m को भेज दो अंदर, अरे दोनों को अलग अलग करके बटे में डाल दो, अंडर रूट के अंदर डाल दो, तो जाएगा सर mg का स्क्वायर अपान m स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में भेजोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके भी बटे डालो, तो QE का स्क्वायर बटे m स्क्वायर, तो इसमें से m स्क्वायर वाला काट देंगे, इसमें से m स्क्वायर कट जाएगा, तो g डैश बराबर क्या मिलेगा, अंडर रूट में बोलेंगे सर g स्क्वायर प्लस QE अपान m का होल स्क्वायर, यह मिलेगा, या g डैश का मान मिलेगा, किसका मिलेगा, g डैश का मान मिलेगा। ठीक है, देखना वही तो है, g डैश बराबर g का स्क्वायर प्लस QE अपान m का स्क्वायर, अतः नया आवर्तकाल t1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में 1 अपान g1, 1 अपान क्या हो जाएगा, g1 हो जाएगा, तो t बराबर, अच्छा 1 हमने काहे का ले लिया है, 1 हमने काहे लिया, क्योंकि यल 1 मीटर मान लेंगे, यल को कितना मान लेंगे, इकाई 1 मान लेंगे, तो t बराबर 2 पाई 1 अपान, और g का मनवा रख देंगे, g का मनवा g स्क्वायर प्लस QA बाई m का होल स्क्वायर, और उसके भी अंडर रूट में था ना, तो उसके भी पावर 1/2, उसके भी पावर कितना 1/2। क्लियर है, ये वाला फार्मूला आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं, देखना मैं इधर बताता, तो देखो होता क्या, t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l/g होता है, t बराबर 2 पाई क्या होता है, अंडर रूट में l/g, तो यल बराबर अगर 1 मीटर हो जाए तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट में 1 अपान g डैश, g के स्थान पर नया आ गया है g डैश आ गया, तो यहां से t बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में 1 अपान क्या हो जाएगा, g स्क्वायर प्लस q बाई ई अपान m का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यही मिल जाएगा क्या, नया वाला, यही मिल जाएगा नया वाला आवर्तकाल, क्या मिल जाएगा, नया आवर्तकाल। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, चल अगला देखा, चूंकि g डैश बड़ा है g से, क्या बोलेंगे, चूंकि g डैश बड़ा है g से, ठीक है ना, g डैश क्या है, बड़ा है g से, अतः t1 इज लेस देन, मतलब t1 छोटा हो जाएगा, क्योंकि बटे है ना, देखो g डैश क्या है, g डैश बड़ा भी है बटे भी है, तो t1 छोटा हो जाएगा, t से अर्थात लोलक का आवर्तकाल घटेगा, अर्थात लोलक का आवर्तकाल घटेगा, मतलब लोलक का आवर्तकाल सबसे ज्यादा कहां होता है, मध्यमान की स्थिति में। क्वेश्चन पूछेगा, देख भैया क्वेश्चन पूछेगा लोलक का आवर्तकाल सबसे अधिक कहां होता है, लोलक का आवर्तकाल सबसे अधिक कहां होता है, लोलक का आवर्तकाल सबसे अधिक कहां होता है, पोजीशन दे दिया जाएगा, बोल देगा मध्य की स्थिति में, बीच में, इंड पर, ऐसे 3-4 स्थिति दे दिया जाएगा, तो भैया आपका ना मिड पॉइंट पर, कहां पर, मध्यमान की स्थिति, मध्यमान स्थिति में ऑप्शन ऐसा आएगा, ऑप्शन ऐसा आएगा और यही वाला मार्क के आएंगे। ठीक है ना, अगर पूछा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है भाई मेरे, चलो आगे पूछो। दूसरा स्थिति, दूसरी स्थिति में कह रहा है, जो दूसरा केस है उसमें क्या हो बोला जा रहा है, कह रहा है यदि विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर कार्यरत है,
इसके पहले वैद्युत क्षेत्र क्षैतिज में काम कर रहा था, अब वैद्युत क्षेत्र नीचे काम करेगा। अब वैद्युत क्षेत्र कहाँ काम करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा, पहले हॉरिजॉन्टल काम कर रहा था। तब प्रभावी त्वरण जी डैश बराबर क्या हो जाएगा? जी प्लस क्यू ई बाई एम। क्या हो जाएगा? जी प्लस क्यू ई बाई एम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? देखो एम जी इधर हो, इधर दोनों लगेगा, समझो। मैं इसको फिर समझाने की कोशिश करता हूं, देखना जरा। यह हमारे पास सरल लोलक है, यह सरल लोलक है। इसका दरम्यान में वो पॉइंट पर था। आफ्टर कुछ समय के बाद यह यहाँ से यहाँ पहुंचा और इस समय इसका भार लगेगा एम जी, और इसी पे एक ठो वैद्युत क्षेत्र जो है वो लग रहा है ई, है ना? वैद्युत क्षेत्र इसकी वजह से फोर्स, अगर हम ई वैद्युत क्षेत्र ई लग रहा है तो यहाँ से इसका एफ का मान क्या हो जाएगा? क्यू ई हो जाएगा। फोर्स का मान कितना? एफ बराबर क्यू ई हो जाएगा। ठीक है। अब कितने त्वरण से, देखो आगे कह रहा है क्या? ये जी डैश त्वरण से क्या करेगा? मोशन में आएगा। कितने त्वरण से? जी डैश त्वरण से मोशन में आएगा, और समथिंग थीटा उटा कोण होगा। तो सिंपली मेरे कहने का मतलब बेटा mg भी इधर लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण भी इधर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वैद्युत बल भी उसी डायरेक्शन में, और गुरुत्वाकर्षण जो भार के कारण इसका बल वह भी इधर ही लग रहा है। तो हम सिंपली बोलेंगे सर कि mg डैश बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे mg प्लस QE, मतलब mg भी इधर ही लग रहा है, QE भी इधर लग रहा है, तो mg डैश कितना हो जाएगा? जो इसका mg डैश हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर g डैश बराबर हो जाएगा mg प्लस QE बाई m। तो m इसमें से काट दोगे तो g डैश बराबर क्या? g प्लस QE बाई m, या g डैश का मान मिलेगा। तो जो नया आवर्तकाल मिलेगा, नया आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l अपान जी डैश, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में l अपान, और जी डैश का मान हो जाएगा g प्लस क्यू ई बाई एम हो जाएगा। तो यहीं से सर बोलेंगे कि जी डैश बराबर, यदि एल का मनवा 1 मीटर हो तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट में 1 अपान जी प्लस क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम। सर ये लेसन 1 का टॉपिक है। हाँ बिल्कुल, लेसन 1 में बेटा, लेसन 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा पढ़ेंगे। देखो लेसन 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम है ना, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, गॉस का नियम, धारिता, ये सब पहले चैप्टर में ही पढ़ा जाता है। ठीक है ना, वह 11th में था, चैप्टर वाइज था, और इसमें हम पूरा एक ही साथ पढ़ेंगे। ठीक है भैया, चलो ठीक, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस, पहले वीडियो में सिलेबस बताया था, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो देखो जितना हम लोग धारिता तक हम पढ़े थे, जो हम कक्षा 12 में पढ़ते थे धारिता तक ना, तो पूरा का पूरा स्थिर वैद्युतिकी में आता है। स्थिर वैद्युतिकी मतलब जब हम बिंदु आवेश के बारे में बात करते हैं, जो भी बातें हम बिंदु आवेश के बारे में बात करते हैं तो उसको स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है सबका? ठीक है भाई। तो मतलब जो शुरुआती के जो यूनिट्स थे उन सभी को स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लास 12 की किताब में भी लिखा स्थिर वैद्युतिकी इकाई का नाम होता है, उसमें लेसन दिया रहता है, चैप्टर दिया रहता है ना, तो उन सबको हम मर्ज करके स्थिर वैद्युतिकी एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे इसी तरह की तैयारी में पढ़ी जाती है। ठीक है भाई, तो आवर्त जी डैश इतना हो जाएगा, तो इसलिए नया आवर्तकाल क्या हो जाएगा? टी बराबर मैंने बताया ही, इसलिए नया आवर्तकाल टी बराबर T2 बराबर कितना? 2 पाई अंडर रूट में 1 अपान जी प्लस क्यू ई बाई एम। क्यू ई बाई क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो T2 इज लेस देन T1। फिर से बोलेंगे भैया जी डैश बड़ा है, फिर से क्या बोलेंगे? जी डैश बड़ा है, तो T2 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है ना,
क्लियर है? T2 क्या हो जाएगा, छोटा सा T क्या हो जाएगा, बड़ा। अब तीसरा केस है, यदि विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर कार्यरत है तब प्रभावी त्वरण, भैया घटा देंगे, तो ऊपर की तरफ काम करेगा तो mg नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ दोनों घट जाएंगे ना, तो g डैश बराबर, जैसे तब यहां से मैं क्या बोलूंगा, mg डैश बराबर mg माइनस QE, क्या बोल दूंगा, mg डैश बराबर mg माइनस QE, तो यहां से g डैश बराबर बोल देंगे mg अपान m माइनस QE बाई m, ठीक है। तो यहां से g डैश बराबर क्या मिल जाएगा, g माइनस QE बाई m, ठीक है, क्लियर है? बेटा क्लास 12th में इतना डीप नहीं पढ़े थे, हम जानते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। क्लास 12th में इतना डीप नहीं पढ़े थे, लेकिन अब थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी लेवल का पूछता है। बेटा देखो मैंने आवेश के बारे में भी पढ़ा है, तो आवेश मतलब क्वांटाइजेशन से ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत ट्रिक आ जाता है, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो देखो टॉपिक्स वही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का नजरिया बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम लोग क्या करते हैं, बचपन में तो हम लोग 1 से लेकर 8 तक ही जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ लिए थे, लेकिन आगे भी तो गुणा भाग आता है, लेकिन क्या होता है, तरीका बदल जाता है, पूछने का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो चीजें यहां पर भी वही पढ़नी है, यहां पर भी हमने कुलाम का नियम पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अलग हो जाता है, समझ रहे हो? क्वेश्चन को जो पूछने का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो बस थोड़ा सा आपको अपना लेवल बढ़ाना है, और मैं टॉपिक पढ़ा के क्वेश्चन करा दूंगा, आपका लेवल एकदम बराबर ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या मिल जाएगा भैया, क्यू डैश बराबर जी माइनस क्यू बाई एम हो जाएगा। नया आवर्तकाल फिर से बोलेंगे सर, नया आवर्तकाल का होगा T3 बराबर 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी, जी डैश होगा भैया, L का मनवा 1 मीटर, L का मनवा हमेशा 1 मीटर का मान के चलते हैं इसको। देखो यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, सॉरी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, यहाँ पे माइनस होगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जानते हो दूसरी चीज है कि यहाँ पर क्या होगा, mg डैश क्या होगा, मतलब यहाँ पे g डैश छोटा होता है, यहाँ पे क्या होता है, g डैश छोटा होता है, जब इसको घटा दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, g डैश, जानते हो g डैश क्या होगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा, जब g डैश छोटा हो जाएगा g से मतलब कैपिटल G बड़ा होगा, तो उस समय क्या होगा, ये T3 बड़ा हो जाएगा। याद रखना तीसरे केस में जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग जाएंगे, तो उस केस में यहाँ पे आवर्तकाल बड़ा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दूर है तो आपको याद रहता है, हाँ 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 हाँ, छोटा छोटा होगा बाद में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वाला केस आपको याद रखना, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है, जी डैश क्या होता है, जी डैश, क्योंकि जो जी जो नीचे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद जब ऊपर की तरफ चलते हैं, जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान गुरुत्वाकर्षण पढ़े हो कि जब पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ चलते हैं, क्या चलते हैं, जब पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ चलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान घटा है, आप लोग को पता है। तो जब घटेगा तो जी डैश छोटा हो जाएगा, जी बड़ा हो जाएगा, तो उसके स्वयं का T3 बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, जी डैश छोटा हो जाता है, ठीक है ना। चलो बात समझ में आ गया सबको, ठीक है भाई, चलें आगे। अगला हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ना है आवेशित वृत्ताकार वलय के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना, आवेशित वृत्ताकार वलय के बारे में पढ़ना है। यह क्लास 12th में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े हो, ठीक है। ये क्लास 12th में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े हो, आवेशित वृत्ताकार वलय, ठीक है भाई। एक बार देख लो, ये कोई वलय मतलब रिंग होता है, वलय से यहाँ से किससे मतलब रिलेटेड है, तो यहाँ पर रिंग से मतलब है, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है। चलो एक बार देखते हैं, इसके लिए इसका भी हमें आवर्तकाल निकालना है। देखो अभी तक तो हम इसमें वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, क्लास 12th में हम क्या पढ़े थे, इसका वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अलग चीजें पूछ ली गई, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं निकालना है, इसका आवर्तकाल निकालना है, ठीक है ना। तो यही देखो, यही से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, यही थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि भैया इसका आवर्तकाल हम कभी नहीं पढ़े थे 12 में। वायस गड़गड़ कर रहा है,
अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है? चलो अच्छा, हमें लग रहा है बैटरी गड़बड़ हो गई क्या यार। ठीक है मैं चेक करता हूँ ना, एक मिनट जाओ, मैं अपने में चेक करता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, मैं अपने में चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है तो ध्यान देना, तो भैया आप अभी तक हम इसके लिए फील्ड निकाल, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे काल कितना होता है। ठीक है ना भैया, ठीक है ध्यान देना। तो कहते हैं आर त्रिज्या की, क्या बोलेंगे, आर त्रिज्या की एक पतली, आर त्रिज्या की एक पतली एवं स्थिर, लेकिन अब हम यहाँ पे, ठीक है मैं इसको सही करवाता हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लो, अभी फंस रही है बात, थोड़े देर में सही हो जाएगी। ठीक है तो ध्यान देना, आर त्रिज्या की एक पतली, क्या बोलेंगे, आर त्रिज्या की एक पतली एवं स्थिर वलय पर प्लस क्यू आवेश है। आर त्रिज्या की एक पतली एवं स्थिर वलय पर प्लस क्यू आवेश है। यदि एक आवेश माइनस क्यू, यदि एक आवेश माइनस क्यू द्रव्यमान m का है, को इसके केंद्र से अल्प दूरी x पर रखा जाता है, तो माइनस क्यू आवेश की गति सरल आवर्त गति होगी। तो जो माइनस क्यू आवेश की गति, इसकी गति जो होगी वह एक सरल आवर्त गति होगी, और सरल आवर्त गति होगा तो इसका आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l/g होता है। तो इसीलिए हम लोग रख देंगे यहाँ पे t बराबर 2 पाई अंडर, इसके स्थान पे कितना रख देंगे भैया, t बराबर 2 पाई अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr³ अपान QE हो जाएगा। यह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्टली यूज करके निकाल लेंगे। ठीक है ना, ज्यादा हमको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है आवेश गड़गड़ कर रहा है, हमने आवेश की आवाज सुन ली है भाई, हम भी सुन लिए, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना, चलो बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं। ठीक है तो ध्यान देना, यह हमारे पास कोई वृत्ताकार वलय है, वृत्ताकार क्या है भैया, वलय है, और इस वृत्ताकार वलय कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और इस पर एक आवेश Q रखा, मतलब Q आवेश को आवेशित, Q से आवेशित किया गया है, और कह रहा इसी से x दूरी पर एक आवेश है जो कि -Q है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, और इसी से Q दूरी पर, सॉरी x दूरी पर एक आवेश -Q है। अब भैया देखो प्लस और माइनस हो गया, तो प्लस माइनस क्या करेगा, उसी के अराउंड घूमेगा ना, प्लस माइनस, अरे जैसे नाभिकवा में होता है रे गधा, अरे पागल होगा, ये नाभिक होता है, नाभिक के पास चारों तरफ कौन होते हैं, कोष होते हैं, और कोष में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसके गोल 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 घूमते रहते हैं, गुल गुल गुल। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जब घूमते हैं तो सरल आवर्त गति हो जाएगा ना, सिंपल हार्मोनिक, ये SHM हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। उसके लिए आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l/g, तो यहाँ पे कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr³ हो जाएगा, बटे q, बटे क्या हो जाएगा, q। अरे समझ में आ रहा है सबको, बोलो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। अब स्प्रिंग के कारण देखो, स्प्रिंग आ गया तो क्या करोगे भैया, देख मेरे भाई देख, एक स्प्रिंग ही है ना, ऐसे ही ना स्प्रिंग होता है, इस स्प्रिंग के कारण कितना आवर्तकाल देखने को मिलेगा। हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन टॉपिक है तो मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है तो टी, इसके लिए आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर में m/k। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, यम क्या है, उस बॉडी का द्रव्यमान होगा, और 2 पाई जानिए रहो। तो स्प्रिंग में अधिकतम संकुचन कितना होगा, QE/K, QE/K, और एफ निकालोगे और स्प्रिंग कांस्टेंट से भाग देना। यह संकुचन पूछा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी पूछा जाता है कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेसिबिलिटी पूछी जाती है कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो सकता है, संकुचन कितना हो सकता है, तो QE/K होगा। थोड़ा सा देख लो क्या कह रहा है, यम द्रव्यमान एवं -Q आवेश वाले एक गुटके, यम द्रव्यमान एवं -Q आवेश वाले एक गुटके को चित्रानुसार एक घर्षण रहित क्षैतिज टेबल पर रखा गया है, को चित्रानुसार एक
एक क्षैतिज पर, जैसे यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे एक गुटका रखा है, एक किसी टेबल पे काम हो रही है और इस पर कितना -q आवेश है, इसका द्रव्यमान m है, टेबल पर रखा गया है एवं एक स्प्रिंग द्वारा इसे दीवार से जोड़ा गया है। एक स्प्रिंग, दीवार हो गया, स्प्रिंग के द्वारा इसे जोड़ दिया गया है। तब विद्युत क्षेत्र E को आरोपित करते हैं, तब विद्युत क्षेत्र E को आरोपित करते हैं तो गुटके पर एक विद्युत बल कार्य करता है, तो गुटके पर एक विद्युत बल कार्य करता है जिसे स्प्रिंग संकुचन होती है। जिससे क्या होता है, स्प्रिंग संकुचन मतलब स्प्रिंग क्या होता है, कॉम्प्रेस हो जाती है, स्प्रिंग क्या होती है, कॉम्प्रेस हो जाती है। एवं गुटका सॉरी भाई, बाय द वे किसी प्रॉब्लम की वजह से ये स्क्रीन ऑफ हो गया है ना, प्लीज वेट सम टाइम्स, प्लीज वेट। ठीक है भाई, देखो लाइट कट जाने के कारण ऐसी समस्या हो गई, स्मार्ट बोर्ड डायरेक्ट बंद हो गया। अच्छा, एक वीडियो बनाए और बताएं कि सीयूटी के लिए सेल्फ स्टडी कैसे करें। ए भाई देखो, तो आज के लिए क्लास यहीं पे हम ओवर करते हैं, ठीक है ना, आज के लिए क्लास इसी पे हम ओवर करते हैं, क्योंकि देखो ये लाइट कट जाने का क्या होगा, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, ठीक है ना। ठीक है, मैं एक बार फिर से लेक्चर लगाता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर आता है तो करते हैं। रुक जाओ, रुके रहो सब लोग, रुके रहो रुके रहो रुके रहो। ठीक है भाई, यहीं तक हम लोग पढ़े थे, तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना, तो कितना, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में L/G होता है, तो क्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MRQ अपान QE, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगा सेल्फ स्टडी कैसे आपको करनी है, ठीक है भाई। देखो पहली चीज है कि एक ही बार एग्जाम हुआ, यह चीज आप बार बार ध्यान रखेंगे कि इसका एक ही बार एग्जाम हुआ है, केवल एक बार एग्जाम होने के कारण बहुत ज्यादा मैटर इसका नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि कैसे आपको इसको तैयार करना चाहिए, सिलेबस के साथ बताएंगे, क्योंकि पहली चीज है, मैं एक बार आपको यहां क्लियर करा देना चाहता हूं कि सब लोग सिलेबस प्रिंट आउट निकलवाओ, सिलेबस यहां पे प्रिंट आउट निकलवाओ।
सिलेबस का प्रिंट करा लो। ठीक है, सिलेबस का सबके पास प्रिंट होना चाहिए। ठीक है भैया, मेरे सिलेबस का प्रिंट करा लो। जैसे मैं कोई टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं तो उस पर टिक करते चलो कि यह पढ़ा, या न्यूमेरिकल है, या क्लियर है। ठीक है ना, यह काम हर दो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जिस जो जो आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस निकालो और स्पष्ट एकदम सामने रखो कि हमने ये टॉपिक पढ़ा, तो उस पर टिक करो कि हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है ना, आप जान जाओ जितना क्लास 12 में पढ़े उतना तुमको 2 महीने में तैयार करना है। ठीक है ना, चलो आ जाओ। और क्वेश्चन हम लोग देखो, और दूसरी चीज, जितना क्वेश्चन हम लोग अपलोड करते हैं पूरा क्वेश्चन पहले फटाफट सॉल्व किया करो। और जो भी डाउट रहे डाउट नंबर पे कॉल कर लो, एक बार डाउट नंबर पे कॉल कर लो, पूछ लो, नहीं तो हमसे बोलोगे, हम पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। लेकिन तैयारी करो, चाहे जैसे भी पढ़ो। आ जाओ भाई आगे। स्प्रिंग वाला बता रहे थे, तो स्प्रिंग के लिए हमने क्या बताया, जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है, एक टेबल पे मान लो एक स्प्रिंग रखी है और इससे एक गुटका लगा दिया गया है, एक गुटका है और इस पर -q आवेश है, इसका द्रव्यमान m है। तो कह रहा है कि जब इस पर कोई हम वैद्युत क्षेत्र लगाते तो स्प्रिंग संकुचित होती है ना, ध्यान देना। कह रहा यम द्रव्यमान एवं -q आवेश वाले एक गुटके को चित्रानुसार एक घर्षण रहित क्षैतिज टेबल पर रखा गया है एवं एक स्प्रिंग द्वारा इसे नजदीक दीवार जोड़ दिया गया, दीवार से जोड़ दिया गया है। जब विद्युत क्षेत्र E को आरोपित करते हैं, जब वैद्युत क्षेत्र E को आरोपित करते हैं तो गुटके पर एक वैद्युत बल कार्य करता है जिससे स्प्रिंग संकुचित हो जाती है, जिससे स्प्रिंग क्या होती है, कॉम्प्रेस हो जाती, संकुचित हो जाती है एवं गुटका एक नई संतुलन स्थिति में आ जाता है। जैसे क्या होगा, अभी संकुचित हो जाएगी तो भैया क्या होगा कि कहीं और ना चला जाएगा, तो हो सकता है ऐसे ऐसे आके ये गुटका यहां पहुंच जाए, तो एक नई स्थिति में आ जाएगी, नई संतुलन की स्थिति में आ जाती है। यदि आप गुटके को और अधिक संकुचित करें या खींचे तो आवर्तकाल t बराबर 2 में m के, t बराबर 2 में m के। यम क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, सॉरी यम क्या है, उसका पिंड का द्रव्यमान है, यम क्या है, उसका द्रव्यमान है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, से सरल आवर्त गति करेगा। विद्युत क्षेत्र के कारण स्प्रिंग में अधिकतम संकुचन कितना होगा, अधिकतम संकुचन होगा QE बाई के। कितना अधिकतम कंप्रेस हो सकता है, तो कितना वैद्युत क्षेत्र लगाए हो और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है डिवाइड कर दो, उसकी वैल्यू भी पता हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया इतना? इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे, वेट। अगली टॉपिक पढ़ना, उदासीन बिंदु एवं शून्य विभव क्या होता है। अगली टॉपिक पढ़नी है, उदासीन बिंदु क्या होता है, शून्य विभव क्या होता है। ठीक है भैया, उदासीन बिंदु पढ़ना है और शून्य विभव पढ़ना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कल क्लास लगी कि नहीं, बताओ कल क्लास लिया जाए कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ कल क्लास लिया जाए कि नहीं। ठीक है, ध्यान देना। तो कहते हैं उदासीन बिंदु वह बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। उदासीन बिंदु वह बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या बोलेंगे भाई, उदासीन बिंदु वह बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब आगे देखो, कह रहा दो समान प्रकृति के आवेशों के निकाय में उदासीन बिंदु, मतलब दो समान प्रकृति के आवेशों के निकाय में शून्य बिंदु का मतलब दो आवेश हैं, उनके बीच में ऐसा कौन सा स्थान होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। समझ मेरे भाई, समझ इधर, एक आवेश Q1 यहां पर है और एक आवेश Q2, एक आवेश Q2 जो है कि यहां पर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दो बिंदु आवेशों के बीच में
कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, या बताइए कहां पर उदासीन बिंदु है, कहां पर क्या है, उदासीन बिंदु है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है, या तो संतुलन की स्थिति पूछ लिया जाता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में संतुलन की स्थिति कहां पर है। बतिया समझ में आ रहा है सबको? बोलो भैया, अरे हार रहा है तो हाँ बोलो, आगे चलेंगे, ध्यान दो। तो कहते हैं मान लीजिए दो समान प्रकृति के आवेश Q1 एवं Q2, दो समान प्रकृति के आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से x दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से x दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है भाई? x दूरी पर स्थित है। यह हो गया हमारे पास Q1, यह हो गया Q2, यह एक दूसरे से x दूरी पर है, और एक पॉइंट यहां पर हमने मान लिया n, एक पॉइंट हमने मान लिया है यहां पर कितना, n पॉइंट मान लिया है, और जो कि Q1 से इसकी दूरी x1 है और इसी n का Q2 से दूरी x2 है ना। तो अगर पूरा देखा जाए तो इसको क्या बोल देंगे, x माइनस x1, और इसको क्या बोल देंगे, x माइनस x2 बोल देंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। कहते हैं इस स्थिति में उदासीन बिंदु दोनों आवेशों के मध्य प्राप्त होगा। अगर आवेश समान प्रकृति का हो, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस हो, तो उदासीन बिंदु क्या होगा, उन्हीं के बीच प्राप्त होगा, उन्हीं के बीच। प्लस माइनस रहता है तो बाहर प्राप्त होता है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते इस स्थिति में उदासीन बिंदु दोनों आवेशों के मध्य प्राप्त होगा यदि उदासीन बिंदु n आवेश Q1 से x1 दूरी एवं आवेश Q2 से x2 दूरी, मतलब x माइनस x1 दूरी पर स्थित है, तब n पर आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र n पर, तब क्या बोले, n पर आवेश Q1 कारण विद्युत क्षेत्र बराबर आवेश Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब दोनों में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों का जो विद्युत क्षेत्र है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। बात को समझना, जब दोनों आवेश समान प्रकृति को होंगे, जब दोनों आवेश समान प्रकृति को होंगे तो पहली चीज है कि उदासीन बिंदु इन्हीं के बीच में प्राप्त होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या कर रहा है कि भैया जब दोनों आवेश क्या होंगे, समान प्रकृति के होंगे, समान प्रकृति के, तो उदासीन बिंदु इन्हीं के ही बीच में प्राप्त होगी। उदासीन बिंदु क्या होगा, इन्हीं के बीच में प्राप्त होगा, और साथ ही Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा E1 और जो Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र होगा E2, यह आपस में बराबर होंगे, मतलब E1 बराबर E2 होगा। तो यहां से बोल देंगे E1 माइनस E2 बराबर 0। बात समझ में आ गई कि नहीं? लगता है आज टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है नहीं भैया, टेक्निकल प्रॉब्लम का मतलब लाइट चली गई है, समझ रहा है? टेक्निकल प्रॉब्लम का मतलब लाइट चली गई है। ठीक है मेरे भाई, और नेट वोट सही है, नेट वोट एकदम तगड़ा चल रहा है, घबराए मत, नेट की क्वालिटी एकदम जबरदस्त है। आगे भैया बात करते हैं, कहते हैं अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान x1 का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान x1 का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान x2 का स्क्वायर। कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया? यहाँ पे Q2 रहेगा भैया मेरे, Q2 अपान x2 का स्क्वायर बराबर Q1 बाई Q2 बराबर x1 बाई x2। दोनों आपस में दूरियां बराबर, दूरी निकालेंगे, खट से फटाक से दूरी निकालेंगे। यही पूछा जाता है कि कितनी दूरी पर, एक दूरियां पता रहेगी, x1 x2 में एक निकाल लेंगे। बोलो मेरे भाई, ठीक है ना? देख भैया, या तो x1 दे देगा या तो x2 दे देगा। अब Q1 Q2 पता रहेगा, फटाक से निकाल लेंगे, यही दूरी पूछी जाती है। आगे शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे तो x1 बराबर x बटे x1 निकालना, दूरी निकालनी पड़ती है। दूरी, कितने दूरी पर, कितने दूरी पर 0 होगा विद्युत क्षेत्र, यह निकालना पड़ता है भैया। तो x1 निकालेंगे, x अपान अंडर रूट में Q2 अपान Q1 प्लस 1 एवं x2 बराबर x अपान Q2 प्लस Q2 बाई Q1 प्लस 1। तो ऐसे मतलब सिंपली बोले x1 इक्वल टू x अपान अंडर रूट में
Q2 अपान Q1 प्लस 1 और x2 इक्वल टू x अपान अंडर रूट में Q2 अपान Q1 प्लस 1। ठीक है भाई, निकाल लोगे सब लोग, कोनो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं भैया, एक बार बोल दिए टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं तो काहे कर रहे हो। अच्छा थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा Q1 अपान Q2 प्लस 1, ये ठीक है ना, इसमें भी गड़बड़ है, इसमें रहेगा Q1 और यह रहेगा Q2। ठीक है या ठीक है भैया, ठीक है ना। चलो, तो यह शॉर्ट ट्रिक है डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है और इसका यूज करेंगे, इस पर क्वेश्चन आएगा तब कराएंगे आपसे। ये फार्मूला याद रखना कि x1 इक्वल टू एक्स अपान अंडर रूट में Q2 अपान Q1 प्लस 1 और x2 कैसे निकालेंगे तो x अपान अंडर रूट में Q1 अपान Q2 प्लस 1। ये शॉर्ट ट्रिक है, मतलब इतना हाई कुल लिखने की जरूरत नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कुल लिखने की जरूरत है नहीं, सीधे x1 x2 निकालो यार। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सीधा x1 x2 निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं दो असमान प्रकृति के आवेशों के, आगे बात करते हैं दो असमान प्रकृति के आवेशों के निकाय में उदासीन बिंदु, निकाय में उदासीन बिंदु की बात करते हैं। तो देखो एक डायग्राम दे दिया है, कहते हैं चित्रानुसार उदासीन बिंदु दो असमान प्रकृति के, क्या बोलेंगे, चित्रानुसार उदासीन बिंदु दो असमान प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर प्राप्त होता है। समझो ये मेरे भाई, ये एक आवेश हो गया, इस पे है क्या प्लस Q और एक हो गया क्या, ये हो गया माइनस Q, है ना। तो देखो इसके लिए जब भी मिलेगा बाहर की तरफ, अच्छा प्रिंट आउट किताब का कहाँ मिलेगा, चलो भाई बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो ये लाइन ज्वाइनिंग है और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, x दूरी पर रखे हैं, तो इसके कारण क्या होगा, बाहर की तरफ उदासीन बिंदु मिलेगा। उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, बाहर मिलेगा, इसमें उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, बाहर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो समान प्रकृति के कारण आवेश अंदर मिलेगा, मतलब बीच में मिलेगा, और विपरीत प्रकृति के रहेंगे तो बाहर मिलेगा, इतना याद रहेगा। समान प्रकृति के कारण उदासीन बिंदु दोनों आवेशों के बीच में, और असमान मतलब असमान प्रकृति के कारण उनके बाहर मिलेगा। ठीक है, एवं यह छोटे परिमाण के आवेश के नजदीक स्थित होता है, और इसमें भी जौन आवेश छोटू होगा उसी के नजदीक होगा। मतलब देखो समस्या होती है कि सर आप बता दिए कि जैसे हमारे पास यह क्या है, यह Q1 Q2 दो आवेश है, मतलब प्लस Q माइनस Q है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो जो छोटा होगा उसी के समीप बाहर, जैसे मैंने बोल दिया कि सर Q1 बड़ा है और Q2 क्या है, छोटा है, तो जब Q2 छोटा है तो इसी के नजदीक इधर ही कहीं पर मिलेगा, इधर ही कहीं पर उदासीन बिंदु मिलेगा। ठीक है, आगे माना दो असमान आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से x दूरी पर स्थित है, यह डायग्राम हो गया, Q1 Q2 है x दूरी पर स्थित है, और इसी से मान लिया कि Q1, इसमें मान लिया Q1 छोटा है तो इसी से L दूरी पर एक N पॉइंट है जहां पर क्या है, उदासीन बिंदु है, जहां पर क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, उदासीन बिंदु है। कहते इस स्थिति में उदासीन बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर बाहर एवं छोटे आवेश के नजदीक प्राप्त होता है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। इस स्थिति में उदासीन बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर बाहर एवं छोटे आवेशों के नजदीक प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई सबको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं, कहते हैं यदि
Q1 छोटा है Q2 से, यदि Q1 छोटा है, Q1 क्या है, छोटा है, तो उदासीन बिंदु Q1 के बाईं तरफ प्राप्त होता है। आवेश Q1 से उदासीन बिंदु की दूरी L है, अतः उदासीन बिंदु क्या हो जाएगा, KQ1 अपान L स्क्वायर बराबर KQ2 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू 1 अपान एक्स, या मतलब 1 अपान x प्लस 1 अपान नहीं, ये L रहेगा, है ना, 1 अपान नहीं रहेगा, ये L रहेगा। ये हमारे जो टाइप राइटर है ना, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, हम कहाँ बताएं आपको, यहाँ पे L रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा मेरे लल्ला, यहाँ पे L होने वाला है, क्या होने वाला, L। तो L अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तब उदासीन बिंदु N पर L बराबर कितना, x अपान Q2 अपान N पर क्या होगा, L इक्वल टू x अपान Q2 अपान Q1 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया तो बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जितना आज मैं फार्मूला बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल लगते हैं, मतलब सोचो हाई कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट खाली देखो असमान प्रकृति का आवेश है, खाली देखो क्या विपरीत प्रकृति का, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, कौन छोटा है उसी की तरफ बाईं तरफ में उसी की तरफ मिलेगा हमेशा, और उसी की तरफ मिलेगा। डिस्टेंस निकालने के सीधा L लगाओ, पूरी दूरी दिया रहेगा, कितने दूरी पर रखें, Q1 Q2 का परिमाण पता रहेगा, रख के सॉल्व कर दो, तुरंत एक लाइन में आंसर, ठीक है ना, तुरंत क्या एक लाइन में आंसर। और दूसरी चीज बच्चा ई अंडर रूट में रहता है, दूसरी चीज बच्चा ई अंडर रूट में रहेगा, किस में रहेगा, ई अंडर रूट में रहेगा, ठीक है ना, ये किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। क्लियर है, चले भाई आगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो, कहते हैं दो बिंदु आवेशों के निकाय में शून्य विभव। अगला पढ़ेंगे क्या, दो बिंदु आवेशों के निकाय में शून्य विभव, शून्य विभव कितना होगा, दो बिंदु आवेशों के निकाय में शून्य विभव कितना होगा। तो कहते हैं पहला पॉइंट देखो, यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो किसी भी परिमित, परिमित मतलब फाइनाइट, निश्चित परिमित बिंदु पर परिणामी विभव शून्य नहीं है। मतलब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो किसी भी परिमित मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पर इनका विभव शून्य नहीं होगा, इनफाइनाइट पे हो जाएगा, लेकिन किसी भी निश्चित दूरी पर इनका विभव शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, तो v इक्वल टू क्या होता है सर, KQ बाई एक्स, KQ बाई एक्स या KQ बाई आर। तो जब x फाइनाइट रहेगा तो कभी जीरो होगा, नहीं होगा। दूसरी पॉइंट देखो, कहते हैं यदि आवेश असमान परिमाण एवं असमान प्रकृति के हैं तो वे बिंदु जहां विभव शून्य है एक बंद वक्र की स्थिति होती है, एक बंद वक्र की स्थिति होती है। एक बंद वक्र पर स्थित होते हैं। ठीक है सर, प्रिंट आउट किताब कहाँ में, अच्छा ये तुम कमेंट कर रहे हो, प्रिंट आउट किताब कहाँ मिलेगा। ठीक है आगे चले भैया, तो याद रखना अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट तीसरा, उन दो बिंदुओं पर विचार करेंगे जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, क्या करा, उन दो बिंदुओं पर विचार करेंगे जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। ऐसे दो बिंदु प्राप्त होते हैं, एक अंदर की ओर एवं एक दोनों आवेशों के बाहर की ओर स्थित होता है। ये दोनों बिंदु आवेश छोटे परिमाण के आवेशों, यह दोनों बिंदु छोटे परिमाण के आवेशों के नजदीक स्थित होते हैं, जिससे बड़े परिमाण के आवेश के कारण, जिससे बड़े परिमाण के आवेश के कारण उत्पन्न विभव छोटे विभव के कारण उत्पन्न विभव के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर से समझो क्या कह रहा है, फिर से समझो, कह रहा उन दो बिंदुओं पर विचार करेंगे,
जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। जैसे देखो यहां पर हमारे पास, ध्यान देना, एक आवेश यहां पर है Q2, एक आवेश यहां पर है Q1, तो Q1 Q2 आवेश हो गया। और इन्हीं के लाइन ज्वाइनिंग पर एक आवेश है जो बिंदु P पर रख दिया गया, एक आवेश है जो बिंदु P पर रख दिया गया। ठीक है, ऐसे दो बिंदु प्राप्त होते हैं। तो अब इसके लिए ऐसे दो बिंदु प्राप्त होते, एक अंदर की ओर एवं दोनों आवेशों के, मतलब एक अंदर की ओर प्राप्त होगा और एक बार दोनों आवेशों के बाहर की ओर प्राप्त होगा, जहां पर उदासीन बिंदु प्राप्त हो सकते हैं, जहां पर उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। यह दोनों बिंदु छोटे परिमाण के कारण आवेश के नजदीक होते हैं। जो छोटका परिमाण वाला आवेश होगा उसके नजदीक होगा। जैसे इसमें जो Q1 छोटा है तो इसके नजदीक होगा, जिससे बड़े परिमाण के आवेश का उत्पन्न विभव छोटे आवेश का उत्पन्न विभव के बराबर, मतलब इसके कारण उत्पन्न विभव इसके कारण उत्पन्न विभव आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यह माना गया कि Q1 छोटा है Q2 बड़ा है, तो P पर Q1/x1 इक्वल टू Q2/x-x1 हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू निकाल देंगे, क्या x/Q2 या अंडर रूट में रहेगा, ये कहाँ रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। ये क्या रहेगा, x1 इक्वल टू x/Q2/Q1+1। नहीं, इसमें अंडर रूट ना लगाओ, इसके लिए देखेंगे सही है, इसके लिए निकालेंगे ना, तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, और इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, अब ये फार्मूला याद रखना, x का कैसे मान निकालेंगे, x1 का कैसे मान निकालेंगे। जैसे यहाँ से यह Q1 से कितनी दूरी पर बिंदु P पर है, अब x2 कितना होगा, तो x2 कितना होगा, तो बोलेंगे x/Q1/Q2+1 बोल देंगे। देखो बाह्य बिंदु की स्थिति, यह क्या है, यह क्या है, किसके लिए, अंतर बिंदु की स्थिति के लिए। अंदर वाली बिंदु कैसे निकालेंगे, अंदर वाली जो P1 के, और x1 के लिए देखो बाहर वाली बिंदु के लिए, जैसे यह हो गया हमारे पास, देखो यह डायग्राम भी गड़बड़ बना दिया गया है ना, तो यह बाह्य स्थिति के लिए तो यह बाहर बने, दो यह Q1 Q2 है, इससे बाहर की तरफ है, तो बाहर के लिए क्या बोलेंगे, बिंदु P पर Q1/x1 Q2/x1, या x1 + x रहेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू x/Q2/Q1-1। क्या बोल देंगे, x1 इक्वल टू x/Q2/Q1-1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आया सबको। तो बाह्य स्थिति और आंतरिक स्थिति दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ाया। 3 टॉपिक में क्या पढ़ाया कि अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे तो उदासीन बिंदु उन्हीं के बीच में होगा, विपरीत प्रकृति के होंगे तो बाहर की तरफ होगा, किसकी तरफ होगा, जो छोटा आवेश होगा। और इसके पहले वाला केस क्या था कि उन दो बिंदुओं पर विचार करेंगे जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। मतलब एक ऐसे पर बात कर लेते हैं कि जो दोनों, एक ऐसा आवेश, तीसरा एक ऐसा आवेश आ गया, मतलब उन्हीं के बीच में एक तीसरा एक ऐसा आवेश आ गया जो दोनों मिलाने वाली रेखाओं के बीच में रख दिया गया, तो उनके कारण क्या होगा, एक अंदर की तरफ होगा एक बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना, तो अंदर और बाहर की तरफ दोनों हो जाएगा, तब क्या होगा। ठीक है, तो एक अंदर की तरफ मिलेगा और एक तो बाहर की तरफ मिलेगा। अंदर के लिए x1 कितना हो जाएगा, x/Q2/Q1+1, और बाहर के लिए x1 इक्वल टू क्या होगा, x/Q2/Q1-1 हो जाएगा। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। अगला पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगली पॉइंट हमें मतलब पढ़नी है, इसके बाद हम रोक देंगे क्लास को। अगली पॉइंट पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो कहते हैं वैद्युत स्थिति, कहते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए आवेश को, क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक, इनफाइनाइट से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता, उसे आवेश की उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और विभव को स्थितिज ऊर्जा के पदों में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो V = W/Q और इसी कहते हैं U/Q।
ठीक है, U/Q। और इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। अगले दिन मिलेंगे तो फिर इसी को पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अगले दिन फिर इसी को पढ़ाएंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन को किया जाएगा। बिना क्वेश्चन के कुछ होने वाला देखो है नहीं। ठीक है, तो क्लास को ओवर करते हैं, अगले दिन इसको आगे और पढ़ाएंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे, फिर से क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलो क्लास को ओवर करें। चलो यूट्यूब पर अभी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं पीछे का, यूट्यूब पर थोड़ी देर में क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे आ जाओ लाइव और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है।